क्या बात है, 7.1 पूरी हो चुकी है और अब हम आ गए हैं 7.2 के द्वार पर। यस, बट शुरुआत वहीं से होगी, सेल्फ स्टडी से। जी हां, आप हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर और मैं हूं एबी। यस, अभिषेक, यू कैन कॉल मी अभिषेक भैया। ओके, सो द थिंग इज कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ स्टडी करने की, यानी कि खुद पे भरोसा करने की। और अब हम जबकि डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 7.1 बिल्कुल तहस नहस कर दिया हम लोगों ने, राइट? मानते हो ना कि मजा आ गया? मतलब खुद पढ़ा, खुद डिस्टेंस फॉर्मूला समझा और उसके बाद सारे क्वेश्चन यूं हो गए हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है सेक्शन फॉर्मूला। ऐसा सुनने में आया, स्टूडेंट्स बोलते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो कहीं से कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा। जब मैं छोटा था तो थोड़ा सा लगा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सच बताऊं, कॉम्प्लिकेटेड तब तक कोई चीज होती है जब तक अच्छे से समझाई ना जाए। मैंने उसको अच्छे से ग्रैब कर लिया है और तुम्हारे लिए किया यार, बिल्कुल एज अ स्टूडेंट की परेशानियां, स्टूडेंट की प्रॉब्लम देखते हुए उस तरीके से मैंने उसको टैकल किया। और मुझे लगा कि उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप और मैं साथ में मिलकर डिस्कस करके समझ ना सके। तो इसका मतलब हमारी सेल्फ स्टडी की वो लय नहीं टूटेगी और अभी भी हम दोनों मिलकर सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि स्पीकिंग चॉक्स आपको कैसे मदद करता है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर बनने में। वो आपको देता है इमेजिनेशन बिल्डर, ताकि आप सुन के, सिर्फ सुन के अपनी इमेजिनेशन बनाए उस चैप्टर के बारे में। और फिर देता है लाइव क्लास मेरे साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यस, तीनों कोर मेन सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और साथ में प्रैक्टिस, लेकिन सबके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है, सेल्फ। और हम बनाना चाहते हैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, राइट? तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को समझाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। मैं दावे से कह सकता हूं कि एनसीईआरटी ने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। और जब आप पढ़ेंगे तो आप फिर वही बोलेंगे, यस, हर बार की तरह, कि ये तो मैं भी कर सकता था, अरे ये तो मैं भी कर सकती थी। और यही मेरा एम है कि आपके मुंह से निकल जाए कि ये तो मैं भी कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक कहती है सेक्शन फॉर 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। जी, शुरुआत होती है बुक की। जी, शुरुआत पे लिखा है एनसीईआरटी ने सेक्शन फॉर्मूला में फिर वही एग्जांपल दिया है जहां से डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू किया था। जी हां, वहीं पे अटकी हुई है ये बुक। और कहती है कि जब वो आदमी ए से वो ईस्ट किया था, याद है आपको? ईस्ट किया था और फिर यहां से नॉर्थ गया था, 36 किलोमीटर ईस्ट गया था, 15 किलोमीटर नॉर्थ गया था। और ये रहा 15। तो इस तरीके से जब वो नॉर्थ में पहुंचा था ए से बी, तो हमने पिछली बार ए से बी का डिस्टेंस निकाला था, राइट? और वो बड़े आराम से निकल गया था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और क्योंकि ओरिजिन से है तो और भी आसानी से निकल गया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। सो ये बहुत ही आसान था। अब एनसीईआरटी ने उसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए बोला है कि भाई ये जो दो पॉइंट्स हैं, सपोज अ टेलीफोन कंपनी वांट टू पोजीशन अ रिले टावर। एक रिले टावर लगाना है पी पे, ये जो पॉइंट है पी, यहां पे एक टावर लगाना है। टेलीफोन कंपनी एक टावर लगाना चाहती है और वो ऐसे लगाना चाहती है कि जो ए से डिस्टेंस हो उसका और जो बी से डिस्टेंस हो, बी का डिस्टेंस ए के डिस्टेंस से ट्वाइस हो। इफ पी लाइज ऑन ए बी इट विल बी डिवाइडेड, कहां गया? हाँ, बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो पी ऐसी जगह पे लगाना है कि भाई हो सकता है कि बी में आबादी कम हो। मैं इतना सोचता क्यों हूं, क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। अगर आपने सोचा नहीं और बस यूं ही रीड कर लिया तो वो तो इंग्लिश रीडिंग हो गई ना। आप सोचिए, शब्दों का मतलब होता है, एनर्जीज होती हैं। आप न्यूज पढ़िए तो उसके बारे में उसको महसूस करिए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसको महसूस करिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं उसको महसूस करिए, उसको इमेजिन करिए। सारा प्रॉब्लम ही इमेजिनेशन का है, समझ रहे हैं आप? अगर आप इमेजिन करना शुरू नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इमेजिनेशन को एक्साइट करने के लिए वो चीज लिखी गई है वहां पे, राइट? तो ए और बी दो पोजीशन है, ए और बी दो पोजीशन है, उसके बीच में एक पी पोजीशन है ना। वो पी बी से ज्यादा दूरी पे है और ए से कम दूरी पे है। ये अगर 1 किलोमीटर है तो वो 2 किलोमीटर है, ये लिखा हुआ है। तो अब पी की जो लोकेशन है ये कैसे पता लगाई जाए, ये है प्रॉब्लम। आई बात समझ में? तो पहले तो हमने डिस्टेंस निकाला था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाला था, लेट्स से ए और बी। अब डिस्टेंस नहीं निकालना है, अब इस लाइन के बीच में एक पॉइंट निकालना है
जो कि 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता हूं, तो ये पॉइंट की एक एड्रेस आएगा। जैसे कि यहां पे ये है आपका x1 y1, जो कि इस केस में तो खैर ओरिजिन है 0,0, और ये है x2 y2। हमें यहां पे x, y एक लोकेशन निकालनी है जहां पे हम वो टावर गाड़ सके और कह सके कि हाँ ये a से अगर 1 की डिस्टेंस पे है तो b से ये 2 के डिस्टेंस पे है, मतलब जितने डिस्टेंस a से है उससे दुगना डिस्टेंस इसका b से है। कैसे निकालेंगे? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। आइए समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला को। बहुत इजी है। आपने मेरे साथ पढ़ा है ट्राइंगल्स। जी हां, आपने ट्राइंगल्स पढ़ लिया है। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला विल बी अ केक वॉक। और अगर इन केस आपने ट्राइंगल्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज चैनल पे जाइए, ट्राइंगल्स का चैप्टर निकालिए, बुक कहती है देखिए, एक्सरसाइज करिए और यूं हो जाइए उसमें चैंपियन। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने कैसे सॉल्व किया है। नाउ यहां पे ये ट्राइंगल जो दो दिख रहे हैं, हमने यहां पी से नीचे जोड़ दिया है ताकि इस परपेंडिकुलर को देख सके, और ये बेस जोड़ दिया है, तो दो ट्राइंगल बन गए हैं, पीबीसी और एपीडी। राइट, और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। क्यों? ये देखिए, ये दोनों एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, और कौन सा एंगल ले ले? ये 90 है, ये 90 है। हो गए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब जब ये ए से सिमिलर हो चुके हैं तो आप क्या करोगे? याद करो क्या करोगे। ट्रायंगल्स में हमने सीखा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अगर किसी एक एंगल के, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल से बराबर हैं, दो भी बराबर हैं, अगर तीसरा अपने आप हो जाएगा। जैसा कि हमने भी देखा, दो बराबर किए, तीसरा तो अपने आप हो ही जाएगा क्योंकि 180 माइनस करके आएगा वो। अगर दो एंगल बराबर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है। तो भाई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? एडी, ये वाली साइड और ये वाली, बिल्कुल एडी जो भी होगा। तो एडी अपॉन पीसी, और ये देखो पीडी बीसी, ये पीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एपी पीबी, एपी पीबी। अब ये एपी पीबी तो पता है मेरे को 1:2, ये तो मुझे पता ही है 1:2 है, तो इसका मतलब ये भी 1:2 हो जाएगी और ये भी 1:2 हो जाएगी। इतना क्लियर है? ये भी 1:2 हो जाएगी और ये भी 1:2 हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि हमें टावर जो लगाना है वो इस तरह लगाना है कि ये डिस्टेंस 1 हो और ये डिस्टेंस 2 हो। तो बस यही यहां पे लिखा हुआ है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1:2। और फिर ओडी क्या है? ओडी ये तो x है, और ये क्या है? यहां तक है 36, तो ये 36 माइनस x है। खत्म है ना। ये डिस्टेंस 36 है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको अच्छे से नजर आएगा। थोड़ा सा मिटा भी देता हूं, बहुत किचर पिचर हो गई। रुको, इतने सारे डेटा की यहां पे जरूरत है नहीं। ये रहा, ये हटा दिया। तो अब ये देखिए, ये 36 है और ये हमारा x है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 36 माइनस x। राइट, और ये हमारा y है, सॉरी 15 है ये, और ये हमारा y है। y है ना, इस पॉइंट का नाम x, y है, तो ये y है, तो ये बचा कितना हुआ? 15 माइनस y। तो आप देख सकते हैं कि x अपॉन 36 माइनस एक्स, x अपॉन 36 माइनस एक्स, ये भी 1/2 होना चाहिए, और y अपॉन 15 माइनस y, y अपॉन 15 माइनस y, ये भी 1/2 होना चाहिए। और ये तो x और y निकल आया, x निकल आया 12 और y निकल आया 5। मतलब 12,5 पे अगर हमने टावर को गाड़ दिया तो वो a से जितने डिस्टेंस पे होगा उससे डबल डिस्टेंस पे होगा b से। यही हम चाहते थे। तो देखिए कितने आसानी से सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से साइड्स को प्रोपोर्शनल करके, एंगल इक्वल करके सिमिलर किया, डबल ए से सिमिलर किया, और फिर साइड्स को प्रोपोर्शनल करके अपॉन अपॉन लिखा और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पे थोड़ा सा आसान था क्योंकि यहां पे ये था ओरिजिन से स्टार्ट किया हुआ। नेक्स्ट इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया कि इस ट्रायंगल को उठा के थोड़ा दूर ले गए, क्योंकि अब तो ये लाइंस तो कहीं पे भी हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी सेम, अभी भी सेम।
अब रेशियो 1:2 की जगह क्या दे दिया है, M1 M2। कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा ले लो, M1 M2 ले लो, MN ले लो, कई बुक्स में M और N लिखा हुआ है, यहां पे एनसीईआरटी ने M1 M2 लिखा हुआ है। 1:2 की जगह M1 M2, क्योंकि अब तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:7 हो सकता है, 2:9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो M1 M2। नाउ अब हमें पता है कि जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जो कि होंगे ही, बिल्कुल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री, ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर होने ही है। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अब साइड पर कौन कौन सी प्रोपोर्शनल होगी, AQ। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो हमें निकालना है उसके कोऑर्डिनेट तो XY है, X, Y। ये जो पहला पॉइंट है वो X1 Y1 है, ये दूसरा है वो है X2 Y2। तो भाई ये वाली लाइन AQ अपॉन PC ये भी होना चाहिए M1 अपॉन M2 के बराबर। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उसी तरीके से ये PQ अपॉन BC ये भी होना चाहिए M1 M2 के बराबर। क्यों नहीं होना चाहिए, जब यहां पे ये रेशियो 1/2 के बराबर हो सकते हैं दोनों, तो यहां पे भी ये रेशियो उसी रेशियो के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल तो सिमिलर है। अब AQ अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो भाई हम बोल सकते हैं AQ ये है यहां से लेके यहां तक माइनस यहां से लेके यहां तक, तो इतना ही तो बचा, राइट। अब यहां से लेके यहां तक तो है X और ये है X1, तो X माइनस X1, सिंपल। और ये देखिए अब इसको नापना है PC को, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इसको माइनस कर दो। अब ये है आपका X2 और ये है X2 माइनस X। देख रहे हैं आप, बड़ी मस्त बात है। मैं जब फॉर्मूला आएगा तब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि X माइनस X1 आ रहा है यहां पे, और वहां पे X पहले नहीं आ रहा, X2 माइनस X आ रहा है ना, आगे निकल गया ना X, उससे X2 आगे निकल गया, तो X माइनस X1 X2 माइनस X, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, और यहां पे लिख सकता हूं PQ में ये छोटा वाला क्या है, Y माइनस यहां से लेके ये तक माइनस कर दो, तो Y माइनस Y1 अपॉन, और ये क्या है, ये बड़े वाले में से ये माइनस कर दो, Y2 माइनस Y2 माइनस Y, और ये भी किसके बराबर है, M1 अपॉन M2 के। तो बस दो ट्रायंगल सिमिलर किए, आराम से साइड को प्रोपोर्शनल किया और हो गए हम शुरू। जैसे ही M1 अपॉन M2 को ये X वाली चीज से बराबर किया, M1 अपॉन M2 को ये X वाली चीज से बराबर किया, मैं कलर चेंज करता आपको दिखाई देगा। ये देखिए हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्ला 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 भ्रूम 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 X आ गया ये, ठीक है। X आ गया M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। अभी बताता हूं इस फॉर्मूले के बारे में। और फिर हमने Y वाले को कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया और इन दोनों को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ गया Y। ये है हमारा मेजर फॉर्मूला, X ये है Y ये है। अब इसको ऐसे बता दिया तो यार गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं मैं आपको ऐसी जगह पे नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आया कैसे है, अब मैं आपको बताऊंगा इसको रिटेन कैसे करना है, ठीक है। मेरे से तो रिटेन ही नहीं होता था। मैं सच बताऊं, बचपन में ऐसा था कि मैंने इस फॉर्मूले को पढ़ा और थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ बोला, क्या फॉर्मूला था, M1 2 3 M1 X2 भूल गया तो सिंपल सी बात है, देखो ये है X1 Y1, ये है X, Y और ये है X2 Y2, और ये है M1 ये है M2। तो X निकालने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, हाउ टू रिटेन X इज इक्वल टू M1 इधर वाला M1 X2 प्लस M2 इधर वाला M2 X1 अपॉन दोनों रेशियो को जोड़ दो। सिमिलरली Y इज इक्वल टू M1, फिर से कलर चेंज करते हैं, Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस, तो जहां से जो रेशियो ले रहे हो उसके उल्टी साइड वाला X या Y लेना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला आराम से हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M प्लस N, एंड देन M1 Y2 प्लस M2
y1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया हमारा x कॉमा y का कोऑर्डिनेट, मतलब जो ये पॉइंट है इसका x ऐसे निकलेगा और इसका y ऐसे निकलेगा। तो आपको उस पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी, करेक्ट, पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। और पॉइंट की लोकेशन मिलने के बाद आप इसको कई तरीकों से इस्तेमाल करोगे। बड़ी मस्त एक्सरसाइज है यार, बहुत बहुत अच्छा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें। खैर हम दोनों साथ में हैं, कहीं नहीं अटकेंगे, वादा है आपसे। इसके बाद एनसीईआरटी ने यहां नहीं रुकी और ये देखिए एक नई चीज दिया। उन्होंने बोला कि भाई अगर रेशियो k:1 की फॉर्म में दिया हो तो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। पहली बार जब मैं 10th में था तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया था। k:1 में बता देता हूं क्या है। अगर m:n सपोज, या m1 m2 जो भी बोला हुआ है यहां पे, m1 m2 2:3 है, ठीक है, एक 2 एक 3 है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि सपोज मेरे पास 2, ये मैं हूं और ये आप हो नॉटी से, ये मी एंड n फॉर नॉटी यू। मेरे पास 2 है, आपके पास 3 है। मेरे पास 20 मार्बल्स है, आपके पास 30 मार्बल्स है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि मेरे पास 2/3 है और आपके पास 1 है, क्या मैं ये बोल सकता हूं? आप खुद देख लीजिए, मेरे पास 2/3 है, आपके पास 1 है, 30 मार्बल्स हैं, तो 1 तो हुआ 30 और 30 का 2/3 हुआ 20, है ना। 2/3 1 से कम होता है ना। 2/3 मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से, और 1 का मतलब होता है सारा, मतलब टोटल। तो 2:3 लिखने की बजाय अगर मैं 2/3:1 लिखूं तो एक चीज बड़ी आसान हो जाती है। क्या आसान हो जाता है मैं बता देता हूं। एक, मुझे m और n दो नहीं लेने पड़ते वेरिएबल, और ये हो जाता है k:1। और जैसे आंसर k का आंसर सीधा आता है 2:3, तो मैं लिख सकता हूं m:n = 2:3। तो एनसीईआरटी ने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ क्या किया कि ये m और n दो पार्ट देने की बजाय k:1 दे दिया। अब k:1 दिया तो हुआ क्या, देखो, ये तो आप नोट कर ही चुके होगे। k:1 दिया तो देखो क्या हुआ, ये हो गया k और ये हो गया 1, ये हो गया k, ये हो गया 1, मतलब 1 तो हो गया ना, या मल्टीप्लिकेशन में नहीं दिखाई देगा, एडिशन में तो दिखाई देगा। ये हो गया k, ये हो गया 1, ये हो गया k और ये हो गया 1, है ना। तो m1 m2 की जगह एक हो गया k और एक हो गया 1, तो फॉर्मूला बन गया kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये k का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको कई क्वेश्चंस में नजर आएगा। लेकिन देखिए एनसीईआरटी ने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और अच्छे से इसको दिया है। कई बुक्स में जब हम छोटे थे तो बुक्स में λ:1 लिखा हुआ था, तो ठीक है, k:1 की फॉर्म में दिया है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि अगर m:n 2:3 है तो k:1 का मतलब 2/3:1 है, क्योंकि इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्पेशल केस दिया हुआ है, और स्पेशल केस क्या है, बहुत ही सिंपल सा केस है। पीछे इसी में देख लो ना, अगर आपका m1 और m2, ये देखिए m1 और m2 दोनों 1:1 हो, मतलब ये मिड पॉइंट हो, एक लाइन है, लाइन का मिड पॉइंट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मिड पॉइंट है, तो m और n दोनों 1:1 हो जाएंगे। तो ये m1x2 m2x1 ये लिखने की क्या जरूरत है, जब 1 है हटाओ उसको, सीधा m1 और m2 को हटाई दो, सीधा लिखो 1 × x1 प्लस 1 × x2 अपॉन 1 + 1। तो घूम फिर के हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये लो जी, सिंपल। तो अगर किसी का मिड पॉइंट निकालना हो तो बहुत ही तेजी से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पे m1 और m2 हट गए हैं, क्योंकि दोनों ही 1 हैं। और ये डिनोमिनेटर में, बेसमेंट कह रहा हूं, डिनोमिनेटर में हो गया है m1 प्लस m2, जो कि दोनों 1 1 है, तो 1 + 1 2 आ गया।
तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट पे अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो तो ये तो हमने क्या सीखा, हमने 3 चीजें सीखी। एक, कोई भी रेशियो दिया हो तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर k की फॉर्म में दिया हो तो k:1, ठीक है, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, और अगर मिड पॉइंट हो तो भाई m1 और m2 दोनों 1 1 हो गए और बात ही खत्म हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक और आखिरी चीज जो मैंने खोजी, किसी बुक में मुझे दिख गया कि ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन भी एक चीज होती है। हाँ, वो मैं आपको एक जल्दी से बता देता हूं कि मैंने क्या देखा, बड़ी मस्त चीज थी यार। सेल्फ स्टडी करते वक्त ये बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है p जो कि है 2:3। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन है, मतलब इन दोनों के बीच में ये पॉइंट p है। और अगर ऐसा होता x1 y1 x2 y2 p, तो अगर पॉइंट है a b और लिखा है AP अपॉन AB इक्वल 2:3, तो ये होगी आपकी इंटरनल। अगर लिखा होता है एक्सटर्नली P डिवाइड्स AB इन 3:2, एक्सटर्नली अगर P डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब डिवीजन होती है ना तो सारा फोकस 3 जगह पे आता है, 2 पॉइंट और जो डिवाइड कर रहा है उस पे। तो जो रेशियो होता है वो लिखा जाता है एक पॉइंट से डिवीजन वाले पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से डिवीजन वाले पॉइंट तक, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। तो एक्सटर्नली में भी A से डिवीजन वाले पॉइंट तक, B से डिवीजन वाले पॉइंट तक। तो अगर ये 3:2 है तो ये है 3 और ये छोटू है 2, तो ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो ये हुआ 1 पार्ट। आया बात समझ में? ये पूरी लाइन, फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये पूरी लाइन अगर 3 है और ये लाइन 2 है तो ये लाइन 1 है, 2। तो हम कह सकते हैं कि x1 y1 बीच में x2 y2 और x, y में ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये अब इंटरनल आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पॉइंट उधर था वो नहीं कर रहा है डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 into x प्लस 2 into x1 अपॉन 1 प्लस 2। वेरिएबल सिर्फ यही नहीं पता है तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा, राइट? तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बट एक्सटर्नल डिवीजन में ये p पॉइंट बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये b खुद बीच में आ जाता है, या मैं बोलूं दूसरा पॉइंट बीच में आ जाता है। इतना सा डिफरेंस पड़ता है। शायद आपके कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर आ गया तो गॉड नोस, ठीक है। सो बाकी हम सेंट्रॉइड वगैरह का फॉर्मूला हम ढूंढेंगे अपनी लाइव क्लास में, क्योंकि एनसीईआरटी में अब सेंट्रॉइड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स में होता है। तो प्लीज डू ज्वाइन मी ऑन माय लाइव क्लास, जहां पे मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। टाइमिंग बहुत सिंपल है दोस्त, हर दिन 10 बजे 10th क्लास के लिए 6:30 to 8 आई एम कमिंग लाइव फॉर PCM। सी यू सून। और इसके बाद हम करने वाले हैं 7.2, तो जल्दी से सेल्फ स्टडी करके रखिए और मैं आता हूं फटाफट से। सी यू। अब बात है, हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट की। और आपने अभी अभी सेल्फ स्टडी की है, बुक कहती है कि सेक्शन के साथ, और देखा है कि सेक्शन फॉर्मूला, जी हाँ, आपका प्रिय सेक्शन फॉर्मूला आपको कितनी खूबसूरती से समझ में आया। हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो समझ में आया ही, और जब आपने उसे सेल्फ स्टडी किया, अपने आप किताब खोल के देखा, तो उसका तो कुछ मजा ही अलग है, राइट? अब आपको पता है कि एक पॉइंट P जो कि AB को डिवाइड करता है किसी सर्टेन रेशियो में, जो कि है m1:m2, उसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। x होता है
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हुआ तो ऑब्वियसली m1 और m2 हो जाते हैं 1,1 या 1:1, और इसकी वजह से हो जाता है x, y x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये दो फॉर्मूले के बेस पे हम इस पूरी 7.2 को एकदम बिल्कुल खत्म और नेस्त नाबूद कर देंगे, राइट। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं, रेड लाइट जल रही होगी, आप अपने हाथों को और दिमाग को और क्या बोल रहा हूं मैं अपने हाथों से काम नहीं लेंगे, अपनी आंखों से और दिमाग से और कान से काम लेंगे, और जब रेड चल रही होगी ग्रीन लाइट तो आप लिखेंगे आंसर्स को, ठीक है। तो रेड लाइट पे ध्यान से सुनिए, समझिए और डीप में उतरिए उस क्वेश्चन के, और ग्रीन लाइट पे फटाफट उसका आंसर लिख देंगे, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है। आंसर ग्रीन लाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेड लाइट, तो आप रेड लाइट पे जरा फोकस करिएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्रेड 10। हियर वी गो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which forms a line segment by joining -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो भाई रेड लाइट जल रही है, मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से। भाई -1,7 और 4,-3 को जरा इमेजिन करेंगे तो -1,7 अगर इधर आएगा -1,7, सो 4,-3 कुछ यहां आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की लाइन बन रही है, -1,7 एंड 4,3। एक पॉइंट ढूंढना है जो इसे 2:3 की रेशियो में डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या होता है, 2:3 का रेशियो का मतलब होता है एक साइड में है 2 पार्ट्स, एक साइड में है 3 पार्ट्स, तो टोटल हुए 5 पार्ट्स। तो रफली 1 2 3 4 5 पार्ट्स होंगे, और इस पॉइंट के बारे में हम कुछ ढूंढना चाहते हैं जो कि है P, और इसके एड्रेस है x, y। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 2:3। क्लियर, 2:3। और x, y ढूंढने के लिए हमें पता है कि इसका रेशियो है 2, इसका है 3, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी m1। ये एक्चुअली में m1 है और ये m2 है, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन प्लस m2। तो ये फॉर्मूला भी हमें आता है, हमने विजुलाइज भी कर लिया कि हमें क्या करना है, तो बस देर है ग्रीन लाइट पे इसको लिखने की। चलिए जल्दी से लिख के देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। नाउ वी कैन इजीली से m1 is to m2, m1 is to m2, m1 is to m2 is equal to 2:3। तो हमें m1 m2 की वैल्यू पता है, यहां पे हमें निकालना है p जो कि है x, y, जिसमें x की वैल्यू होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें पता है कि हम इसको ले सकते हैं x1 y1 और इसको ले सकते हैं x2 y2। तो डाले वैल्यू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। x इज इक्वल टू m1, नाउ m1 यहां पे लिख देता हूं मैं 2:3, ये रहा हमारा m1 और ये रहा हमारा m2, तो कहां जाएगा, क्रॉस होगा। सो दिस विल बी 2 into 4 प्लस 3 into -3, 3 into -1 दैट इज -3 अपॉन 2 प्लस 3, और y कोऑर्डिनेट होगा 2 into -3 दैट इज -6 प्लस 3 into 7 दैट इज 21 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहां पे वैल्यू डालते वक्त हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमने इनपुट में ही कुछ गड़बड़ कर दी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 8 - 3 होता है 5 अपॉन 5 दैट इज 1, एंड -6 प्लस 21 क्या हो सकता है 15, ओके 15 बाय 5 दैट इज 3। तो x, y हमारे पास आ चुका है, x, y इज 1,3। तो कहां गया हमारा रेड लाइट भाई, हाँ ये पॉइंट 1,3 है। कोई जरूरत नहीं है इसके आगे कुछ सोचने की, लेकिन हमारी आदत है कि हम विजुलाइज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है लॉजिकली। तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा -1,7 कहीं बहुत दूर यहां पे होना चाहिए, और 4,-3 सॉरी 4
कॉमा -3 कुछ यहां पे होना चाहिए, और 2:3 अगर 1,3 पे हो जाए तो बुरा नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये यहां से हमको कुछ आंसर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी मन को तसल्ली तो मिली कि भाई कुछ तो दिखा हमें कि हुआ क्या है यहां पे। जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि हुआ क्या है, ना आपको गलती पता चलेगी, ना आपको कुछ नया पैटर्न समझ में आएगा। अब सपोज करिए ये आंसर आता -1, सपोज ये आंसर आता, तो आप जब इसमें डालते तो आप कहते यार कुछ गड़बड़ है यार, ये कैसे हो सकता है? कहते कि नहीं कहते? जी हां, ये इसको कहते हैं कॉमन सेंस। और मैं आपको बता दूं कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन टू द कॉमन पीपल, और इसीलिए हमारे को ये डेवलप कर लेनी चाहिए कि भाई हमारा आंसर कहीं एकदम बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके गलत तो नहीं है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में रेड लाइट जल रही है, आप आराम से देखिए कि इसमें क्या करना है। यहां पे दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो ट्राइसेक्शन क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। ये रहा 4, -1 और ये रहा -2, -3। तो अब इसके अंदर हमें ट्राइसेक्शन करना है, इसका मतलब हमें इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे 3 इक्वल पार्ट्स? 2 हिस्से से बनेंगे, ये है P और ये है Q। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x, y और इसका कोऑर्डिनेट्स है m, n। नाउ इसके 2 तरीके हैं दोस्त, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने इसको 2 तरीके से किया। मैंने ज्यादातर बुक्स देखी तो वहां पे क्या किया हुआ था, मैं पहले बताऊं कि ये है सपोज A और ये है B, सो AP is to PB 1:2 कर लिया। सबसे पहले AP is to PB 1:2 कर लिया, तो इससे क्या हो गया कि भाई ये 1 है और ये 2 है, आराम से निकल आया P का कोऑर्डिनेट। और उसके बाद AQ is to QB 2:1 कर लिया, ये है 2 और ये है 1 और निकल आया आपका Q का कोऑर्डिनेट। तो P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये था। लेकिन मैं भी हूं थोड़ा सा लेजी और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कम काम किया जाए। तो पता चला मुझे कि AB और PQ में AP is to PQ, तो मजबूरी में मुझे 1:2 निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बार P निकल आया तो Q निकालने के लिए मैं 1:1 करूंगा। यस, PQ is to QB 1:1। क्यों? क्योंकि 1:1 निकालना मेरे को हमेशा आसान लगता है, आपको भी आसान लगेगा जब आप निकाल के देखेंगे, बिकॉज उस पर करना ही क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ऐसा थोड़ी ना करना पड़ता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m + n। ये जो इतनी सारी कैलकुलेशन है उसको हम बहुत ही कम कर सकते हैं जब भी हम 2 पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इससे लेट्स डू दिस वे। ओके, आइए ग्रीन लाइट जल गई है और हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये है आपका 4, -1 जिसका नाम है A। हमें जाना है -2, -3 तक जिसका नाम है B, और बीच में हमें चाहिए 2 पॉइंट P एंड Q जो कि है x, y एंड m, n। और ये 2 पॉइंट्स इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो रेशियो हुआ AP से PB तक का 1:2। तो सबसे पहले ये निकालेंगे AP is to PB 1:2, दैट इज आवर m1 एंड m2 इज देयर। हमेशा यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट 4, -1 एंड -2, -3। आप देख रहे हैं इससे क्या होता है कि मैं गलती करने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। मुझे अच्छे से पता है कि x है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई m1 x2 मुझे हमेशा क्रॉस जाना है, तो ये हो गया आपका -2 प्लस 8 अपॉन 3। तो ये हो गया 8 - 2 6/3 is 2, और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि हुआ 1 × -3 दैट इज -3 प्लस 2 × -1 दैट इज -2 अपॉन 3, तो ये हुआ -5/3। तो आपको मिल गया है P, जो कि है P is 2, -5/3। अब देखिए मजा क्या है इसके बाद कि या तो आप Q को भी बिल्कुल ऐसे निकालिए, और नहीं तो Q को हम निकाल सकते हैं एज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसके किसके बीच में? मैं लिखूंगा QP, या PQ ज्यादा अच्छा लगेगा ना, PQ 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 PQ, तो PQ हो जाएगा PQ, दैट इज PQ is to QP 1:1।
क्यू बी इज 1:1। और अब सिंपल सा ये बात हो गई कि यहां पे आ गया हमारा 2, -5/3। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस 2 को इस -2 के साथ जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है, इस -5/3 को इस -3 के साथ जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो x हुआ x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y हुआ y1 + y2 डिवाइड बाय 2। सिंपल। तो ये हो गया 2 - 2, 0/2 इज 0 एंड y इज -5/3 ± 3, that is -5 -9 -14 अपॉन 3 और 2 तो था ही, तो -7/3। आपके पास Q भी आ गया है, Q है 0, -7/3 एंड वी आर डन। सो इस तरीके से अगर आप ट्राइसेक्शन में ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। क्या बोलते हो, है ना? एक क्वेश्चन और इसमें जिसमें 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है? सो ट्राइसेक्टेड वाले से ज्यादा इजी होता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया है वो ज्यादा मुश्किल होगा, राइट? ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? ऐसा नहीं है। जब आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो इजी है, इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें 1:2 तो निकालना पड़ा, उसमें तो सारे ही 1:1 से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा क्वेश्चन ये जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, मैं तुम्हें पहले बता दूं, उसमें इंफॉर्मेशन हद से ज्यादा होती है और वो बेहद आसान होते हैं। तो प्लीज उसकी लेंथ देख के तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter apart from each other, AD showing figure 7.2. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preeti runs 1/5 of a distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? आया समझ में? कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही पढ़ के देख रहा था कि मेरी स्पीड क्या है पढ़ने की। रेड लाइट चल रही है, जस्ट चिल करिए। यहां पे एक बच्चा है जिसकी एक लोकेशन है, बिल्कुल लोकेशन में निकाल लेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है और 100 पॉट्स ऐसे लगा रखे हैं सामने। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया है। ये देखिए ऐसे बना दिया। तो अगर ये 0,0 है तो 1 2 3 4, तो 2,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, 2,3 ये रहा। तो घबराइए मत इस पिक्चर से, इन्होंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना के दे दिया है ताकि हम बता सके। जैसे कि पहली लड़की जो है वो कौन है, निहारिका, 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लेन। तो वो सेकेंड लेन पे है तो x की वैल्यू हो गई 2, x हो गया 2 और 1/4 डिस्टेंस गई है। 1/4 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, 100 में से डिवाइड बाय 4 तो 25। तो ये 2,25 पे खड़ी हुई है और इसने वहां पे एक फ्लैग गार्ड दिया है। नाउ प्रीत के बारे में देखें, प्रीत क्या कर रही है, प्रीत 1/5 डिस्टेंस गई है ऑन 8th लेन, मतलब इसकी x की वैल्यू 8 है, ये रही। और 8th लेन पे कहां तक गई है, 1/5 तक, मतलब ये सिर्फ 100/5 या मैं बोलूं 20 तक गई है। तो पहले का कोऑर्डिनेट 2,25 है और दूसरे लड़की का कोऑर्डिनेट 8,20 है। इतनी सी बात को बताने के लिए इतना लंबा ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये रियल लाइफ के पास जाके लेके जा रही है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है कि वो ये साथ साथ बताना नहीं भूलती कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आपकी रियल लाइफ में होती है। ठीक है, अब एक लड़की है रश्मि, ये कुछ चाहती है कि इन दोनों झंडों के बीच से बनती हुई लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में एक झंडा गाड़ दे। कोई बात नहीं ना, मिड पॉइंट ही तो ढूंढ रही है, तो इतना परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। हम इन दो पॉइंट्स का बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसका तो हमें इंतजार रहता है, क्योंकि हमें पता है कि x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2 के अलावा कुछ है ही नहीं करने को, है ना। कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन देख के अक्सर मेरे दोस्त डर जाते हैं और मैं भी पहली बार में डर जाता हूं। लेकिन जब मैं इसको पढ़ा तो मैंने बोला ये शायद इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसको ग्रीन लाइट पे। तो यहां पे हमें पता चला कि जो 1/4 डिस्टेंस पे निहारिका है, निहारिका इसका x, y है, सेकेंड लेन है ये, और 1/4 मतलब 25। तो ये पूरा की पूरा 100 है, तो 100 डिवाइड बाय 4 इज 25। तो इस सेकेंड लेन पे 25 मीटर तक गई है, तो इसका पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एड्रेस है 2,25। और उसके बाद यहां पे प्रीत है, P इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो 1/5 का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20, और लेन नंबर 8, सो 8,20 ये इससे थोड़ी पीछे है।
8,20 और रश्मि को इन दोनों के बीच में फ्लैग गाड़ना है जो कि बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। तो बस 225 820 225 820 ये है निहारिका, सॉरी डिजिट्स याद रहती है मुझे, नाम याद नहीं रहते। ये है निहारिका और ये है प्रीति, और रश्मि को चाहिए x, y जो कि हो 1:1 में, दैट इज m1 और m2 1:1 है। तो मिड पॉइंट कहां से निकालेंगे? रश्मि का r, तो r का मिड पॉइंट x होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 प्लस 8 10/2 is equal to 5 and 25 plus 20 that is 45/2 is equal to 22.5। तो ये एड्रेस आ गया है 5,22.5। फिफ्थ लेन पे रश्मि जी को जाना चाहिए, 22.5 मीटर ट्रेवल करना चाहिए और झंडा गाड़ देना चाहिए। अब बताइए मुझे कि इसमें गलती होने की चांस है कहां पे? जब पहली वाली लड़की निहारिका सेकंड लेन पे है और दूसरी वाली 8th पे है, तो सेकंड और 8th के ठीक बीच में आता कौन है? देखते हैं ना, 1 2 3 लेन इधर, उधर से 1 2 3 लेन इधर, तो x की वैल्यू 5 आनी ही चाहिए थी। ये तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था। अगर कहीं गलती से आपका x का आंसर 5 के अलावा कुछ भी आता तो आप खुल्लम खुल्ला बोल सकते थे कि आंसर गलत है। भाई 22.5 तो फिर भी चलो मानते हैं कि उसमें कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत हाथ है कि 25 और प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करने में आपने गलती कर दी, लेकिन 5 में गलती नहीं हो सकती थी। तो 5,22.5 इज योर आंसर। रश्मि वहां पे फ्लैग गाड़ देगी और वो ठीक बीच में होगा उन दोनों के। कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स भी निकालना था। कोई बात नहीं, अगर इस पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है तो मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो तो हमने पिछले एक्सरसाइज में 50 बार किया है कि नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना दोस्त? डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहां पे है 2 माइनस 5 दैट इज 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 36 46 56 एंड 61 अंडर रूट यूनिट्स। ये है दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस। सॉरी, हमें लगा कि ये नहीं है, लेकिन ये था। कोई बात नहीं, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे अपने आप। तो वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। क्या हो रहा है यहां पे? अभी तक हमें रेशियो दिया जा रहा था, m1 m2 दिया होता था और निकालना होता था वो पॉइंट की लोकेशन, है ना? हम क्या करते थे, हमको पता होता था भाई ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये रहा लेट से p और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो हमें पता था रेशियो है m1 m2 और हम ऐसे फॉर्मूला लगाते थे कि इस x का एड्रेस है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n। अब हमें ये गिवन है और ये निकालना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? x कोऑर्डिनेट हुआ, x हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और हम करेंगे कलर चेंज और आपको बताएंगे कि ये नहीं पता है। पहले हमें ये निकालना होता था, अब ये पता है पहले से और ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला सेम थिंग, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी निकाल लेंगे इसको ग्रीन लाइट पे। रेड लाइट पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है। आइए इसको ग्रीन लाइट पे सॉल्व करके देखते हैं। सो मैं यहां लिखूंगा, वी नो दैट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे है -3, 10 और 6, -8 और एक पॉइंट है -1, 6। तो ठीक है, यहां पे x है -1 और सपोज करिए ये डिवाइड कर रहा है m1 m2 में, तो m1 इंटू 6 m1 प्लस
m2 इंटू -3 तो -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए हमने x के बीच में ये लिख दिया है। आप मुझे बताइए, सोच के बताइए कि क्या यहां से m1 m2 आ जाएगा? हमें m1 m2 चाहिए। आंसर इज नो, हमें m1 m2 नहीं चाहिए। हमें m1 m2 का रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए, रेशियो आएगा, m1:m2 आएगा। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं आएगी। m1:, और एक और बात, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में उठा जब मैं ये कर रहा था, तो पहली ही लाइन में मुझे समझ में आया कि मुझे y को देखने की जरूरत है क्या? तो आंसर आया नो, ये तो सिर्फ x या फिर सिर्फ y, दोनों में से किसी एक से करने पे भी आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा -1 टाइम्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। ओके, मैं इसको खोल देता हूं या इसको -1 को यहां ले जाता हूं, क्या करूं? क्या बोलते हो आप? मैं इसको ओपन भी कर सकता हूं, इस -1 को नीचे भी ले सकता हूं। तो अगर मैं नीचे ले आता हूं तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये इसको बना देगा -6m1 और ये इसको बना देगा +3m2, और ये -6m1 इधर आएगा तो हो जाएगा 7m1, और ये m2 उधर जाएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2m2 और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। अब जब m1:m2 निकल ही आया 2/7, तो मुझे y कोऑर्डिनेट वाली चीज को छेड़ने की क्या जरूरत है? तो इन क्वेश्चन में एक बड़ी मस्त बात होती है, जहां पे m1 m2 निकालना होता है कि आप x या y दोनों में से किसी से भी एक भी कर सकते हैं। डाउट हो रहा है? जैसे ही डाउट हो तुरंत तुरंत कदम उठाएं और उसको दोबारा सॉल्व करके देखें कि ऐसा है क्या सच में। ठीक है, y वाला सॉल्व करके देखते हैं। y क्या है यहां पे? 6 तो 6 इज इक्वल टू m1 y2, तो -18 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6 m1 प्लस, और ये -8 है, मैंने -18 को लिख रखा है यहाँ पे -8, तो ये हो गया आपका -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2। अब m1 को इधर लेके आएंगे, 6 और 8 कितना होता है? 14 m1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो जाएगा 4 m2, सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4/14, दैट इज 2:7। तो आपने देखा कि y के साइड से भी हमने किया तो भी ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। तो आप इसमें तो चूज कर सकते हैं, इसमें से कोई एक करना आपको, है ना? मस्त बात। और एक तरीका है, ज्यादा हो रहा है, एक तरीका और करके देखते हैं, एक तरीका और करके देखते हैं कि ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक तरीका और करके, कौन सा वाला मिटाऊं मैं? बताओ। मैं ये वाला मिटाता हूं और मैं आपको एक और तरीका करके दिखाता हूं इसमें। अब वो तरीका है, अगर मैं m1 और m2 को ढूंढू ही ना, मैं k:1 ढूंढू, तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। x कोऑर्डिनेट क्या है? k:1 ले लेते हैं, k:1 यहां पे लेते हैं k:1, सो x से कर देते हैं 6k प्लस -3 अपॉन k:1 इज इक्वल टू -1। तो यहां पे क्या फायदा हुआ? अब m1 m2 भी नहीं रह गया। अब ये देखिए, ये हो गया -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 एंड 7k इज इक्वल टू, कि क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? k:1 हाँ, ये इधर पे आएगा और ये हो गया आपका 2, क्या आ गया? 2:7। अब k 2:7 आ गया तो आप सीधा बोल सकते हैं कि रेशियो जो है वो है 2/7 या 2:7। तो हमने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा और हर बार 2:7 आया। आप इसमें तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप सिर्फ x निकाल सकते हैं, आप सिर्फ y निकाल सकते हैं, या आप k:1 को यूज करके सीधा k निकाल सकते हैं। आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अरे वाह। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि x एक्सिस से ये कैसे कटता है। तो भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था? देखें, पिछले क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ये पॉइंट इसको किस रेशियो में बांटता है।
अगर मैं ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ना होके कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट होता तो इसका एड्रेस क्या होता? x, 0 होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। और आपको मैं फिर बताता हूं कि ये होता x, 0 और आपने खुद ही देखा कि आप y से x से किसी भी एक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई x, 0 के लिए मैं सॉल्व कहां से करना चाहूंगा? y वाले से करना चाहूंगा क्योंकि y की पॉइंट 0 है कि नहीं? बहुत ही कॉमन सेंस है। खुद करेंगे ना तो आपको इतना मजा आएगा। आप कहेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका पड़ोसी बोलेगा, अगर मतलब उससे नहीं हो रहा है तो सुनना प्लीज 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 बताना इसका आंसर क्या है। तो आपको लगेगा क्या बताऊं मैं इसमें यार, x, 0 है, y को 0 डालना यार, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करना यार, इतना सिंपल सा तो है। तो द थिंग इज कि आपको ये बिल्कुल इंटरनल ज्ञान है कि सिर्फ x से और सिर्फ y से दोनों से आता है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं बोलेंगे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो होगा x, 0 और हम लिखेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहां पे हम डालेंगे 0 इज इक्वल टू और आ जाएगा। और अगर आपका केस निकालने का मन है तो आप केस निकाल लीजिए केस 2 1 में, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं m1 और m2 की फॉर्म में। शुरू करें। ये जली ग्रीन लाइट और हमने वो 2 पॉइंट लिखे 1, -5 और -4, 5 और जो पॉइंट है वो है लेट्स से x, 0 m1 is to m2 रेशियो हमें निकालना है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 0 इज इक्वल टू m1 बिल्कुल गोला लगा लीजिए। तो ये हो गया 5 m1 प्लस -5 m2 अपॉन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये हो गया 5m इज इक्वल टू 5m1 इज इक्वल टू 5m2। अरे वाह, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1:1। तो भाई रेशियो तो है 1:1 का, इन दोनों के बीच में रेशियो 1:1 का है। तो बहुत बढ़िया बात है। तो मिड पॉइंट निकला और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। इसका मतलब x, 0 में सिर्फ और सिर्फ ये निकालने से काम नहीं चलेगा, मुझे x भी चाहिए। खैर अब तो मैं x निकाल ही लूंगा बिकॉज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 बिकॉज m1 is 2 m2 इज इक्वल टू 1:1। तो ये तो मिड पॉइंट है, तो मेरे लिए और आसान हो गया x निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 प्लस -4 -3/2 है मेरा x और इसका पूरा एड्रेस है -3/2, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो -3/2, 0 इसे कर रहा है मिड पॉइंट में डिवाइड। पहले हमने निकाला कि ये मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है और फिर x भी निकाल लिया। क्या हम x निकाल सकते थे सीधा? नहीं निकाल सकते थे क्योंकि रेशियो भी नहीं पता था, x भी नहीं पता था। तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n में ना m1 पता है ना m2 पता है ना x पता है, तो नहीं निकलता, इतने सारे वेरिएबल्स नहीं निकलते। इसलिए पहले हमने m1 is to m2 निकाल लिया 1:1 और फिर जब डाला तो आराम से निकल के आ गया x। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये हुआ ना बात, कुछ तगड़ा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या होता है तगड़ा, जिस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए हो, कुछ सोचने के लिए हो, राइट? कुछ तो सोचे हैं, तो यहां पे सोचने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात, इन्होंने इन टेकन इन ऑर्डर क्यों बोला? इसका मतलब अगर आपने इसको ऑर्डर में नहीं लिया तो ये बात नहीं बनेगी। आप इनको चारों को ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, तो ये हुआ लेट्स से 1, 2, ये हुआ 4, y और फिर हुआ x, 6 और ये हुआ 3, 5। तो अगर आपने इस ऑर्डर में नहीं लिया ABCD, मैं नाम भी लिख देता हूं A, B, C एंड D, अगर ऐसे नहीं लिया आगे पीछे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार अपने आप किया तो मैंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं जैसा बुक बोलती है वैसा वैसा नहीं करूंगा और मैं अपने मर्जी से इसको करने की कोशिश की। तो पता क्या हुआ, मेरा पहला क्या दिमाग में आया, भाई स्टूडेंट हूं यार तुम्हारी तरह,
तो स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इसको, इस लेंथ को ले लूँ, इसका डिस्टेंस निकाल लूँ और इसका डिस्टेंस निकाल लूँ। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेंथ में, और इसका ये भी इक्वल होती है, और मैं सॉल्व कर लूंगा। पता है क्या हो गया? देखो, x1 माइनस x2 डिवाइड बाय होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बाय होल स्क्वायर, 3x और 5 6, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर x2 xy पता नहीं क्या क्या आ गया, और यहाँ पे x और y की एक भयानक सी इक्वेशन बन गई। और मैंने 5 मिनट पूरे बर्बाद करने के बाद ये रियलाइज किया कि ये मैं कहाँ आ गया। लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ टाइम, लेट मी टेल यू, ये टाइम हुआ बिल्कुल यूटिलाइज, क्योंकि हम जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो रास्ते ढूंढने चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ सही रास्ते पे चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देख लेना चाहिए कि अगर मैं ये करता तो मैं कहां तक पहुंच पाता, ताकि एग्जाम में जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा करना पड़ रहा हो तो आपको एटलीस्ट पता हो कि इस रास्ते में 4 स्टेप 5 स्टेप 15 स्टेप के बाद एक दलदल है जहां पे जाके मैं गिर जाऊंगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम, अभी से ही मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं। लाइफ में भी काम आती है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। तो द थिंग इज कि फिर दूसरा रास्ता सोचा गया कि पैरेललोग्राम की और कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे काम आ सकती है, और वो प्रॉपर्टी थी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर ये पॉइंट है P जो कि x, y है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। और जैसे ही मैंने ये देखा मैं तो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो ये x, y एकदम झटके से मिल जाएगा। और ये वाला जो मिड पॉइंट है ये भी सेम है, तो इसका मिड पॉइंट उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करके इक्वेट करेंगे, x निकल आएगा। इसके मिड पॉइंट का y उसके मिड पॉइंट के y से कनेक्ट करके इक्वेट करेंगे तो y निकल आएगा। और यही सबसे उत्तम तरीका है इसको करने का। आइए करके देखते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर की प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए हम बताएंगे कि पैरेललोग्राम, क्या बताना क्या है, फाइंड x एंड y, हम x एंड y फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जल गई है ग्रीन लाइट, आओ इसको करके देखते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ये है 1, 2 a b c d, 1, 2 and then 4, y and then x, 6 and then 3, 5. So we know that in a parallelogram diagonals bisect each other. तो ये हमने ले लिया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, x, y, इस पॉइंट का नाम ले लिया हमने P. So x, y is midpoint, किसका मिड पॉइंट होगा, ऑफ AC एंड BD। तो भाई x will be 1 plus x डिवाइड बाय 2 एंड y will be 2 plus 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4। तो मुझे एक AD से ये मिला, फ्रॉम AC मुझे ये मिला। अब मुझे BD से देखना है, BD से x क्या निकलेगा, BD से x होगा 4 plus 3 डिवाइड बाय 2 एंड y क्या होगा 5 plus y डिवाइड बाय 2, 4 plus 3 डिवाइड बाय 2 एंड 5 plus y डिवाइड बाय 2। अब मुझे अच्छे से पता है कि भाई ये x तो सेम है, तो ये दोनों सेम होने वाले हैं और ये दोनों भी सेम होने वाले हैं। आया समझ में? फिर से बता देता हूं आपको कि AC का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और BD के जो मिड पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट सेम है। तो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से x वाला पार्ट है 1 plus x by 2 और BD में 4 plus 3 by 2, तो ये दोनों सेम होंगे। तो मैं सीधा लिख सकता हूं फ्रॉम दिस टू 1 plus x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 6, आराम से आ गया। और इससे 2 plus 6 इज इक्वल टू 5 plus y एंड y इज इक्वल टू 8 by 5। सो ये हो गया 5 plus y इज इक्वल टू 8। ओहो, डिवाइड थोड़ी ना हो रहा है, क्या करता हूं मैं भी, गलती कर दी। तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 8 minus 5 एंड दैट इज 3।
तो ये हुआ x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट है 6,3। इजी, क्लियर। तो देखिए पैरेललोग्राम का ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि आपको मिले थे चारों पॉइंट्स, आपका मन था x और y निकालने का। यस, देयर इज अ वे, आप कर सकते हैं अपोजिट साइड्स को इक्वल करके, बट जो इक्वेशन बन रही है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और हम कॉम्प्लेक्स रास्ते पे तब जाते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता बचा ना हो। तो फिर हमने देखा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड वो पॉइंट इधर के मिड पॉइंट पे भी है और इधर के मिड पॉइंट पे भी है, और वहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया और हम आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this. I think this is quite an easy question because जहां तक मुझे समझ में आया है सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं, A, B and O. Find the coordinates of point A where AB is the diameter. Okay, center is 2, -3, 2, -3 and B is 1, 4. ये निकालना है। लो, ये कौन सी बड़ी बात हुई, हमें पहले से पता है ये रेशियो 1:1 है, क्योंकि ये तो दोनों रेडियस हैं, ये मिड पॉइंट है, तो एक पॉइंट ही तो निकालना है। ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 में x2 और y2 गिवन नहीं है, बाकी तो सब गिवन है ना। ये मिड पॉइंट, ये सेंटर है, सेंटर क्या है 2, -3, और ये b के कोऑर्डिनेट क्या है दिख नहीं रहे मुझे, 1,4, ये 1 है, ये 4 है। प्रीटी इजी क्वेश्चन, लेट्स डू दिस ऑन ग्रीन लाइट। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा b 1,4, ये रहा हमारा सेंटर 2, -3, ये रहा a जो कि पता नहीं है x, y, सेंटर का एड्रेस o, तो हम लिख सकते हैं O is the midpoint. Yes, midpoint है कि नहीं है? Midpoint of AB. So we can say O, that is कितना है 2, -3 divides AB in 1:1. तो भाई x is equal to x1 plus x2 divide by 2 and y is equal to y1 plus y2 divide by 2. इसके बाद हम करेंगे कलर चेंज और लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड -3 इज इक्वल टू 4 प्लस y डिवाइड बाय 2। तो भाई ये तो हो गया x इज इक्वल टू 4 - 1 3 एंड y आ गया -6 -4 -10। ओके, तो ये है 3, -10, ये मिल गया मुझे a 3, -10। प्रीटी इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एक तो मिड पॉइंट लग रहा था जिसके खुशी का ठिकाना नहीं था हमारी कि बस x वालों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो, y वालों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो। मिड पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, नाउ इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये दोनों को हमने समझ लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ओहो, कैसे कैसे गुगली, हमें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करती है बुक, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कंफ्यूज नहीं कर रही है, ये हमें प्रिपेयर कर रही है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो क्या तुम अपनी पैनी निगाहों से देख पाओगे कि क्या हो रहा है। रेड लाइट जल रही है, चिल करिए चिल करिए। ए एंड बी के पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये रहा ए और ये रहा बी। नाउ यहां देखिए क्या दिखा है, इसको जरा कोने में लिख के देखते हैं, कोपचे पे लेके जाते हैं। एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, तो मैं बोल सकता हूं एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो एपी अपॉन ए बी, एपी अपॉन ए बी, लेट से ये पी है, एपी अपॉन ए बी। हाँ, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एपी अपॉन पीबी, है ना। पी डिवाइड करो तो भाई दिस अपॉन दिस बताओ,
लेकिन इसे बस चालाकी से, थोड़ी सी चालाकी से AP अपॉन AB दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। ये पार्ट 3 है, ये 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ 4 सेंटीमीटर तो होना ही था। कोई बात नहीं, हमें पता चल गया कि AP is to PB 3/4 है, खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3:7, या फिर हम लिख सकते हैं AP अपॉन AP प्लस PB 3/3+4, सो AP इज टू PB इज इक्वल टू 3/4। तो बेसिकली लॉजिकली भी क्लियर हो गया हमें, मैथमेटिकली भी क्लियर है कि भाई ये 3/4 है। भाई आपको मैं बोलूँ कि AB, अभिषेक भैया के पास 7 कैंडीज हैं और AP मतलब आपके पास 3 है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी होंगी? 4 होंगी। कैंडी का एग्जांपल लेंथ में फिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और ग्रीन लाइट पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे है A B P, आप बोल सकते हैं AP is to PB is equal to 3/7, therefore AP is to, ओहो AP is to AB है, AP is to PB is equal to 3:4। इसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। तो इसका मतलब क्या, पूरा की पूरा वेट, पूरा की पूरा जो कॉन्फिडेंस था इस क्वेश्चन का सिर्फ इसलिए था, जो कि हमने 1 मिनट में तोड़ दिया। P lies on सेगमेंट। अब करना क्या है, AB आर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अरे बाप रे बाप, x इज इक्वल टू x, ये तो गजब हो गया। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। ये है -2, -2 और 2, -4 और x, y निकालना है, जो कि M1 और M2 है 3:4। सो x इज इक्वल टू x M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, जो कि होता है 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 -8 अपॉन 3 + 4 is 7। तो 6 -2/7, ये हो गया हमारा x, और y मेरा मन है दूसरे कलर में निकालने का, तो y हुआ M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 3 × -4 that is -12 प्लस 4 × -2 that is -8 अपॉन 7, -12 -20/7। बाप रे बाप, कैसा आंसर, -2/7। तो ये हुआ -2/7, -20/7। ये है P के कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन की मेन बात सिर्फ और सिर्फ यहां पे छुपी हुई थी कि क्या आप गलती से 3:7 को ही सीधा सॉल्व तो नहीं करने लग जाते, या थोड़ा सा विश्राम करके आराम से ठंडे दिमाग से सोच के समझ के कि भाई वो 3:4 है, तो 3:4 से सॉल्व करते हैं। बस इतना सा था इसमें, बड़ी बात नहीं थी यार। तुम दोनों हम दोनों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक एक लाइन एक एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या चीज है, कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2, 2, 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको वादा किया था कि 3 इक्वल पार्ट्स से इजी होता है 4 इक्वल पार्ट्स। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि 4 इक्वल पार्ट्स इजी क्यों होता है। ये रहा A और ये रहा B, 3 इक्वल पार्ट्स अलग था, और 4 इक्वल पार्ट्स में यहां पे मुझे चाहिए 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए इजी क्यों है। ये 1:1 है, दिख रहा है 1:1, बिल्कुल 1:1 है। ये 1:1 है, बिल्कुल 1:1 है। ये 1:1 है, बिल्कुल 1:1 है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे इस पॉइंट को नंबर 1 पोजीशन पे, फिर इसकी और इसकी मदद से निकालेंगे 2 पोजीशन पे इसको, मिड पॉइंट को, और फिर इसकी और इसकी मदद से निकालेंगे 3 पोजीशन पे इसको। इसका मतलब हम हर बार यूज करेंगे मिड टर्म वाला फॉर्मूला, जो कि होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, है ना। तो 4 पार्ट्स पे डिवाइड करना 3 पार्ट्स पे डिवाइड करने से आसान है, क्योंकि 3 पार्ट्स पे डिवाइड करने के लिए 1:2 आया था, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का संभावना थी। यहां पे तो कोई संभावना ही नहीं है। आइए इसको ग्रीन लाइट पे फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट, -2, 2 से चल के जा रहा है 2, 8 तक। हमें चाहिए दिस P Q R,
और इसका नाम है, क्या लिखूं मैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे करके कुछ नाम दे देता हूं मैं। अब देखिए इसमें मजा क्या है, आप लिखेंगे कैसे इसमें ए बी, तो हम लिखेंगे सिंस P Q R are dividing AB in 4 equal parts, AQ is to QB is equal to 1:1। तो यहां से शुरू करते हैं। x2 is equal to -2 plus 2 divided by 2 is equal to 0 and y2 is equal to y2 क्या आएगा, 2 और 8 plus 2 divided by 2 that is 5। तो भाई मुझे मिल गया सबसे मिडल पॉइंट 0,5। अब मैं करूंगा कलर चेंज और इसके बाद निकालूंगा मैं P, और मुझे पता है AP is to PQ, फिर से है 1:1, तो -2 plus 0 -2, सॉरी पहले मैं x, इसका P का क्या कोऑर्डिनेट है, x1 is equal to -2 plus 0 divided by 2 that is -1 and y1 है 5 plus 2 divided by 2 that is 7/2। तो ये हो गया मेरा -1, 7/2। P भी मुझे मिल चुका है और इसके बाद अब मैं निकालूंगा R जो कि है x3 is equal to, तो मुझे पता है QR is to RB, फिर से है 1:1। अब देख रहे हैं, अब इसको कई तरीके से कर सकते थे, आप इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते थे 1:3, फिर जो भी करना था कर सकते थे, लेकिन मुझे ये मेथड सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि हर बार मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 0 plus 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 एंड y3 हो गया मेरा 5 plus 8, अरे बाप रे 13/2। तो ये हो गया आपका 1,13/2। तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए हैं, -1,7/2, 0,5 एंड 1,13/2, और ये तीनों पॉइंट ए बी को 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 4 हिस्से में डिवाइड करने वाली बात है इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये आपको कितनी अच्छी लगी सिर्फ मिड पॉइंट से करने पे, और आपके बुक में क्या ये 1:3, 3:1 के रेशियो में दिया हुआ था और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आपके। मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने जो मेहनत की आपके लिए स्टूडेंट बन के वो कहीं काम आई। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है 10th। एरिया निकालने को दे दिया। एरिया वाले क्वेश्चन में से आपके काफी हद तक खत्म हो गए हैं। मैंने देखा कि जो पहली बुक थी उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड के बारे में, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात हुई थी। ये सब कुछ हम देखेंगे लाइव क्लास में। जी हाँ, लाइव क्लास जो कि होती है मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 से 8, और लाइव क्लास में हम देखेंगे ये सारी चीजें। अभी हम वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ओके, रोम्बस का एरिया है रोम्बा। देखिए रोम्बस में क्या होता है कि 2 डायगोनल होते हैं, एक होता है D1 एक होता है D2, और हाफ D1 D2 इसका एरिया होता है, राइट। तो इसका मतलब मुझे D1 निकालना है, भाई मैं लेंथ निकाल लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन तो थोड़ा पूरा तत्व विभाग से आ रहा है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बताने से बाज नहीं आऊंगा आपको। मुझे पता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर आपको अच्छे से मालूम है, फिर भी मैं बताऊंगा कि ये होता है डिस्टेंस। तो आपको निकालना है D1, फिर निकालना है D2, फिर हाफ करना है D1 इंटू D2। तो ये बन गया हमारा रोड मैप इस क्वेश्चन का रेड लाइट पे। और अब देख लेते हैं कि ग्रीन लाइट में इस क्वेश्चन में है कितना दम। ओके, तो ये जली हमारी ग्रीन लाइट, और अब हम करेंगे फाइंड द रोम्बस। तो इसमें लिख देता हूं मैं ABCD rhombus ABCD, diagonals are AC and BD, and area is equal to half D1 into D2। तो जल्दी से निकाल लेते हैं AC। तो यहां पे A
और ये रहा c। तो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो कि होगा 3 माइनस माइनस 1 इज 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इज minus 4 square, that is again minus 4 square, so 16 square plus 16 square is 4 root 2। जहाँ मैं सीधा बोलूँ कि 16 into 2 है तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 root 2, तो 4 root 2 आ गया AC। और अब मैं निकालने वाला हूँ BD को निकालूंगा मैं डिफरेंट कलर से, ठीक है। सो BD हुआ ये B और D, तो यहाँ पे लगेगा BD इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस माइनस 1 दैट इज 6 का स्क्वायर 36 2 टाइम्स है तो 6 रूट 2 आ गया यहाँ पे आंसर, 6 रूट 2 यूनिट्स। तो अब मैं निकालूंगा एरिया इज इक्वल टू हाफ। पहला डायगोनल है 4 रूट 2 इंटू दूसरा डायगोनल है 6 रूट 2, तो भाई इस 2 से मैं काट देता हूँ इस 2 को, रूट 2 2 into 2 4 and 6 4s are 24 unit square. It was just like a butter. ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था इसलिए आसानी से हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लाइक हाफ x1 y2 minus y3 and then plus x2 y3 minus y1 plus x3 y3 minus y1 and so on। तो बहुत ही y1 माइनस y2 सिंपल फॉर्मूला है, उसको सीखा जा सकता है। याद करने से बेहतर होगा कि उसको देखेंगे हम लाइव क्लास में, तो जरूर लाइव क्लास में ज्वाइन करिएगा। अभी ये होती है एक्सरसाइज खत्म और इसके बाद आपको टाइमिंग बता दूं लाइव क्लास के 6:30 to 8 मैं आपसे मिलूंगा हर दिन मंडे टू फ्राइडे। तो मिलते हैं लाइव क्लास में और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट खत्म। करते रहिए सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी और बनते रहिए फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। See you.